रीतिकाल की। रीतिकाल जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लगभग 1650 से 1850 की अवधि के मध्य बताया गया। रीति से अगर हम बात करें तो रीति का अर्थ है मार्ग। आचार्य वामन ने भी दंडी द्वारा वामन द्वारा इसे मार्ग कहा गया, और यह मार्ग कैसा, मार्ग, तरीका, स्टाइल, शैली। तो आचार्य वामन ने तो रीति को विशिष्ट पद संगठन को रीति का, लेकिन रीतिकाल में इसका अर्थ पूरी तरह से अलग होता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल में कवियों द्वारा एक विशेष लेखन शैली का प्रयोग किया गया, और वो लेखन शैली की लक्षण ग्रंथों की रचना, चमत्कार प्रदर्शन करना। तो अधिकांश कवियों ने, रीतिकाल के कवियों ने इस लक्षण ग्रंथों की शैली का अनुसरण करा और उसी के आधार पर एक रीति पर चले। तो उसके आधार पर इस बात को रीतिकाल कहा गया और उनको रीतिकालीन कवि। तो आज की इस कक्षा में हम देखेंगे रीति से तात्पर्य, रीति का जो नामकरण है, अलग अलग विभागों का रीति का अलग अलग काल कहा गया। किसी ने श्रृंगार काल कहा, किसी ने कला काल कहा, और बात करेंगे हम रीतिकाल के प्रमुख प्रवर्तकों के बारे में। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो हम बात करते हैं रीतिकाल के प्रवर्तक आदि विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आप साथ में बने रहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने साथ में कोई रजिस्टर और साथ में पेन रखेंगे, प्रमुख बिंदुओं को नोट करते हुए चलेंगे, और पाठ के अंत में आपसे जो प्रश्न पूछूंगा तो आप उसका उत्तर असाइनमेंट के रूप में वापस तैयार करके दे दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने आप कोई प्रश्न होता है तो आप अपना प्रश्न भी लिखकर दे सकते हैं। तो बने रहिए। नमस्कार। रीतिकाल में आज हम बात करेंगे रीति एवं रीतिकाल की। रीति का शाब्दिक अर्थ मार्ग, अर्थात ऐसा काव्य जिसमें काव्य के लिखने का मार्ग यानी तरीका बताया जाता है, जिसे हम स्टाइल या शैली भी कह सकते हैं। यूँ तो रीति संप्रदाय आचार्य वामन द्वारा किया गया था, जिसमें वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीति बताई गई थी, किंतु आधुनिक काल के हिंदी साहित्य इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा इस काल को उत्तर मध्यकाल 1650-1850 बताते हुए रीतिकाल को एक ही प्रवृत्ति के लेखन को देखकर इसे रीतिकाल कहा। विद्वानों द्वारा इस काल के अलग अलग नाम दिए जाते हैं, किंतु रीतिकाल नाम को अधिकांश विद्वानों द्वारा मान्यता मिली है। अनेक विद्वानों द्वारा इस काल के भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं, और ये समस्त नाम आपके सामने इस प्रकार से हैं। नामकरण की समस्या के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मिश्र बंधु 1913 एवं 14 में लिखे गए मिश्र बंधु विनोद में इन्होंने इसे अलंकारों की प्रधानता के कारण अलंकृत काल कहा। वहीं 1929 में लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे रीतिकाल कहते हैं। हिंदी साहित्य के अतीत में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे श्रृंगार की अधिकता के कारण श्रृंगार काल कहते हैं। रामशंकर शुक्ल रसाल इस काल में इसको कला काल बताते हैं। वहीं पर डॉक्टर भागीरथ मिश्र इसे मेल करते हुए रीति श्रृंगार काल का नाम देते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इसे द आर्ट्स पोएटिका कहते हैं, रीति काव्य। वहीं पर डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ इसे साहित्य शास्त्रीय काल कहते हैं। और बात करते हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, जो इसे कला काल देते हैं, जो रामशंकर शुक्ल रसाल द्वारा भी दिया गया है। इस प्रकार अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग नाम दिए गए, किंतु आचार्य शुक्ल द्वारा दिया गया रीतिकाल आज भी प्रचलित है और सर्वमान्य है। इसी के साथ में हम आगे देखते हैं तो रीति शब्द की व्युत्पत्ति पर बात करेंगे। रीति का शाब्दिक अर्थ है मार्ग। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा बताते हुए रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इसके साथ में इसे विशिष्ट पद रचना रीति भी कहा। वैसे तो हम देखें तो हिंदी की मूल प्रवृत्ति नहीं है, वस्तुतः यह संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुकरण करते हुए हिंदी में ऐसा साहित्य रचा गया जिसमें दरबारी कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं को काव्यांग ज्ञान की शिक्षा दी गई, वही रीति साहित्य कहलाया। काव्यांगों में रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, नायक नायिका भेद की शिक्षा देने के लिए पाठ्यपुस्तक की भांति पहले लक्षण, काव्य का सिद्धांत और बाद में लक्षण को स्पष्ट करने के लिए काव्य का उदाहरण प्रस्तुत किया जाने लगा। अर्थात पहले परिभाषा जिसे लक्षण कहा गया, बाद में उदाहरण, ऐसे ही ग्रंथ लक्षण ग्रंथ कहलाए। अब हम बात करेंगे रीतिकालीन पूर्व परिस्थितियों का विवेचन। भाषा साहित्य के निर्माण में युगीन परिस्थितियों का अत्यंत महत्व होता है। रीतिकाल के मध्य राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था में अनेक उतार चढ़ाव आए, जिसका परिणाम रीतिकाल की साहित्यिक सामग्री पर देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं हम राजनीतिक अवस्था की। यह समय
यानी 1650 से 1850 मुगल शासन के चरमोत्कर्ष के उपरांत पतन और विनाश का युग है। मुगल काल जो पूरे भारत में फैला था, शाहजहाँ के चरमोत्कर्ष के उपरांत औरंगजेब की क्रूर शासन नीति के चलते भारत भर में विद्रोह आरंभ हुए कि औरंगजेब पूरे समय इसे शांत करने में ही लगा रहा। औरंगजेब के उपरांत ऐसा कोई वारिस न हुआ जो शासन को एक सूत्र रख पाता। 1712 में शासन का पतन होने लगा और 1738 में तो नादिर शाह के आक्रमण और 1761 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने शासन की नींव हिला दी। बची कुची कमर अंग्रेजों ने तोड़ के रख दी और राजा स्वतंत्र हो गए। उनका जो जीवन का उद्देश्य मात्र आमोद प्रमोद रह गया, जिसके फलस्वरूप दरबारी संस्कृति के साथ ही रीति काव्य का विकास हुआ। अगले बिंदुओं की हम बात करते हैं तो सामाजिक अवस्था। यह काल सामाजिक रूप से घोर अधपतन का काल रहा। सामंतवादी युग में केंद्रीय शासक सामंतों और कर्मचारियों के बीच जनता पिस रही थी। इनका उद्देश्य मात्र जनता से धन चूसना था। कई कुरीतियों का जन्म हुआ, बहु पत्नी प्रथा, साथ में ही अधेड़ व्यक्ति वेश्याओं की संगत में अपनी संतति में नैतिक संस्कार भी नहीं दे पाते थे और इस प्रकार से ये घोर अनैतिकता का काल रहा। सांस्कृतिक अवस्था की बात करें तो औरंगजेब की कट्टर नीतियों के चलते जो धर्म का जो सद्भाव था वो समाप्त हो चुका। हिंदू मुस्लिमों में दंगे होने लगे और धर्म आध्यात्मिकता से दूर हो गया। अंधविश्वास का बोलबाला होने लगा। यह काल कला और साहित्य के रूप से निश्चित तौर से स्वर्ण काल कहा जाएगा। कला और साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल में राजाओं द्वारा आश्रय के उपरांत साहित्य एवं चित्रकला का भरपूर विकास हुआ। साथ ही स्थापत्य एवं संगीत कला का भी विशिष्ट विकास हुआ। शाहजहाँ की कला प्रियता को स्थानीय राजाओं ने भी अपनाया एवं कवियों तथा संगीतकारों को अपने दरबारों में उचित स्थान दिया। रीति काव्य की हम परंपरा की बात करते हैं तो वस्तुतः रीति काव्य की परंपरा संस्कृत कवियों के अनुसरण पर हिंदी साहित्य में प्रवेश करती है। आचार्य वामन द्वारा रीति को संप्रदाय घोषित किया गया, किंतु लक्षण ग्रंथों का अनुसरण करते हुए हिंदी कवियों ने इनका अनुसरण किया। संस्कृत कवियों में श्रृंगार रस और नायक नायिका की भेद के लिए भानुदत्त की रस मंजरी, रस सामग्री और रस तरंगिणी का अनुसरण किया गया रीति कवियों द्वारा। वहीं पर अलंकार विवेचन के लिए हिंदी कवियों ने जयदेव रचित चंद्रलोक एवं अप्पय दीक्षित कृत कुवलयानंद का आश्रय लिया। छंदों की अगर बात करते हैं तो छंद विवेचन के लिए भट्ट केदार के वर्ण रत्नाकर एवं गंगादास की छंदो मंजरी प्राकृत पेंगलम का आधार बनाया। और वहीं पर बात की जाती है सर्वांग निरूपण, यानी एक ही ग्रंथ में सभी अंगों का विवेचन, तो काव्य प्रकाश या विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का आश्रय लिया गया। मात्र काव्यांग विवेचन ही नहीं, वरन जो शैली है मुक्तक परंपरा भी संस्कृत ग्रंथों के आधार पर ही पल्लवित हुई। इसमें हाल कवि की गाथा सप्तशती, अमरूक शतक और आर्य सप्तशती को मुख्य आधार बनाया गया, जिसके आधार पर बिहारी की सतसई और इसी प्रकार से सतसई परंपरा भी आगे बढ़ती है। और हम इसे सूरदास की साहित्य लहरी, तुलसीदास की बरवे नारायण रामायण, केशव की रसिक प्रिया, बरवे नायिका भेद में भी देखते हैं। अब हम बात करेंगे रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर। रीतिकाल की जो सबसे प्रमुख प्रवृत्ति रही थी वो थी रीति निरूपण। रीति निरूपण का अर्थात लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। सबसे पहले ऐसे ग्रंथ जिसमें सर्वांग विवेचन किया गया। ऐसे ग्रंथों में समस्त काव्यांग, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, शब्द शक्ति, रस, ध्वनि, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीति, अलंकार, छंद को एक साथ विवेचन किया गया। इस ग्रंथों में चिंतामणि का कवि कुल कल्पतरु, देव का शब्द रसायन, कुलपति मिश्र का रस रहस्य, भिखारी दास का काव्य निर्णय, सोमनाथ का रस पीयूष निधि आदि ग्रंथ हैं। और अगर हम बात करें एक ग्रंथ में किसी विशिष्टांग निरूपण में, तो काव्य के एक ही अंग का एक ग्रंथ में विवेचन करने में चिंतामणि का रस विलास रस विवेचन में, रसलीन का रस प्रबोध और पद्माकर का जगत विनोद प्रमुख है। अलंकार विवेचन में मतीराम का ललित ललाम, भूषण का शिवराज भूषण, दुल्हा का कवि कुल कंठाभरण, पद्माकर का पद्माभरण और ग्वाल कवि का अलंकार ब्रह्मवंचन प्रमुख है। वहीं पर छंदों की बात करें तो मतीराम ने वृत्त कौमुदी, भूषण ने छंदो हृदय प्रकाश और सुखदेव मिश्र द्वारा वृत्त विचार आदि ग्रंथ ऐसे थे जिनमें विशिष्टांग निरूपण किया गया। दूसरी प्रवृत्ति जो इसमें प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है वो है श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता रीति कवियों की कविता का प्राण है। काव्य बंधन के निर्वाह के साथ नैतिक बंधनों से छूट एवं विलासी राजाओं के आश्रय में कवि श्रृंगारिकता से इतर लिखते भी क्या, संयोग श्रृंगार के नग्न चित्रों
निर्द्वंद्व भोग और विलासिता से कवियों के मूल आधार समझा, जो नारी को महज भोग का उपकरण समझते। इन कवियों की श्रृंगारिकता भी सहज एवं ग्रहणीय न होकर दिखावा बन गई। अतः भिखारी दास का एक दोहा ले सकते हैं, आगे की कवि रीझी है तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। अर्थात राधा कृष्ण तो महज एक बहाना था इनके लिए, वस्तुतः इनकी कविता को श्रृंगारिकता परोसने के लिए थी। तीसरी जो प्रमुख विशेषता हम देखने को पाते हैं वो है दरबारी संस्कृति। इस संस्कृति में राजाओं द्वारा वाहवाही और पुरस्कार पाने की चाह में कवियों ने सहज वृत्ति के अनुरूप न लिखकर आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए लिखा, जिसमें शराब में धुत राजा की काम वृत्ति को जागृत करने के साथ साथ ही राजा की वीरता के रस की चाशनी में डूबा काव्य लिखा गया। प्रमुख प्रवृत्ति और रहती है चमत्कार प्रदर्शन। कवियों ने अपने काव्य की वाहवाही और स्वयं को काव्य मर्मज्ञ बतलाने हेतु काव्यांगों अलंकारों को सप्रयास अपने काव्य में घुसाया, जिसके चलते कई बार कविता बोझिल एवं क्लिष्ट सी हो गई। केशव को इसी के चलते तो कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। लगभग सभी कवियों ने इसी प्रवृत्ति का अनुसरण किया। अन्य प्रवृत्ति है नायिका भेद निरूपण। इस काल के कवियों ने नारी को भोग्य समझने के चलते चटखारे भरा काव्य लिखा, जिसमें नायिका भेद प्रमुख है। नायिका भेद के बहाने कवि विभिन्न कामजन्य परिस्थितियों का हवाला दिया करते थे और उसी के आधार पर इस रीति काव्य का श्रृंगारिकता बढ़ी, कामजन्यता बढ़ी। कला पक्ष की प्रधानता निश्चित रूप से इस काल में कला पक्ष पर विशेष ध्यान दिया गया। काव्य की सजावट एवं सूक्ष्म प्रयोगों के चलते रामशंकर शुक्ल रसाल इसे कला काल ही कहते हैं। निश्चित तौर से रीतिकाल कला युग का स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति और वैराग्य भी इस काल में देखा जा सकता है। श्रृंगार के साथ ही रीति काव्य में भक्ति रस भी देखा जा सकता है। कृष्ण राधा के बहाने तो श्रृंगार चर्चा और बिहारी जैसे कवि में भी भक्ति के विविध उदाहरण मिला करते हैं। बिहारी तो अपना मंगलाचरण भी राधिका की भक्ति से ही करते हैं। वीर रसात्मक काव्य। राजाओं की प्रशंसा के चलते वीर काव्य भी भरपूर लिखा गया। भूषण लाल कवि, चंद्रशेखर वाजपेयी जैसे वीर रस के कवि इस काल में प्रमुख है, किंतु इनकी कविता चापलूसी से भरी न होकर अपने वीर आश्रयदाताओं की प्रशंसा से भरी है। सत्सई परंपरा का पुनरुद्धार। हाल कवि गोवर्धनाचार्य के आधार पर चलती हुई परंपरा जो बिहारी सत्सई एवं कालिदास हजारे के रूप में इस काल में निरूपित होती हुई दिखाई देती है। प्रमुख विशेषता थी ब्रज भाषा का प्रयोग। श्रुति मधुर एवं कोमल कांत पदावली युक्त ब्रज भाषा प्रयोग। ब्रज भाषा क्षेत्र में होने एवं श्रृंगार की अधिकता से ब्रज का प्रयोग किया गया। यहाँ ब्रज बोली से भाषा बन गई और रीतिकाल की आधार भाषा भी ब्रज ही रही, जो आधुनिक काल के आरंभ तक बनी रही। एक बोली किस प्रकार से भाषा बनती है, इसका ये एक ज्वलंत उदाहरण है। बात करते हैं आगे छंद शैली, तो इस कालखंड में दोहा एवं कवित छवियों का विशेष रूप से प्रयोग किया गया ब्रज भाषा के साथ में। रस में श्रृंगार, छंदों में कविता एवं सवैये एवं भाषा में ब्रज भाषा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि रीतिकाल का प्रवर्तक कौन। बात करते हैं तो भक्ति काल में ही रीति परंपरा देखने को मिलती है। कई विद्वान कहते हैं कि केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक है। यह सत्य है कि केशवदास द्वारा रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया लिखी जाकर रीति ग्रंथों का प्रणयन होने लगा था, किंतु कई विद्वान रीतिकाल को बाद में आरंभ मानते हुए चिंतामणि त्रिपाठी को इसका प्रवर्तक बताते हैं। डॉक्टर नगेंद्र एवं बाबू श्याम सुंदर दास जहाँ पर केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक बताते हैं, जिनका जन्म 1555 से 1617 ईस्वी था, वहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं भागीरथ मिश्र दोनों चिंतामणि त्रिपाठी को बताते हैं रीतिकाल का प्रवर्तक। केशवदास के लगभग 50 वर्षों बाद में इस रीति परंपरा का आज के पाठ में चर्चा की है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में, रीतिकाल के नामकरण के बारे में और रीतिकाल की प्रवृत्ति के बारे में। एक बात यहाँ पर अंत में आके उठती है कि रीतिकाल का प्रवर्तक आखिरकार क्या केशव, जिसने रसिक प्रिय और कवि प्रिय के द्वारा लक्षण ग्रंथों की परंपरा का आरंभ किया, या फिर हम बात करें तो चिंतामणि त्रिपाठी जो 50 वर्षों बाद में एक बिल्कुल नया आदर्श लिख रहा है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में, या फिर हम बात कर सकते हैं विपर की जिन्होंने हित तरह की रचना की थी। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में, आप अपनी राय या फिर अपना जो मत है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आगे की कक्षाओं में बात करेंगे कि रीतिकालीन कवियों के जो 3 वर्ग बताए जाते हैं कौन कौन से, ये भी आप अपनी तरफ से लिख के बताइएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।
प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से लाभ हुआ होगा। एक मेरा प्रश्न है, आपके अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाना चाहिए? इन प्रवृत्तियों को अच्छे प्रकार से याद करें, परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे रीतिकाल के वर्गीकरण के विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।